हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं ये सी टेट 2024 का जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था, तो उसका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की। आज हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स और साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आज हम मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह से उनको समझ करके सॉल्व करना है। और आपकी जो सी टेट 2024 का जो जुलाई का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने जा रहा है, आपको पता ही है। और इसकी जो शिफ्ट है, पहली जो शिफ्ट है पेपर सेकंड के लिए होगी, वो सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक उसका समय रहेगा। और ये होगी पेपर सेकंड के लिए। पेपर फर्स्ट होगा सेकंड पारी के अंदर और उसका जो टाइम रहेगा वो होगा 2 से लेकर के शाम 4:30 बजे तक। तो ये आपकी टाइमिंग है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी होगी। प्रिपरेशन करने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी होती है अपना सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, और इसीलिए ये सी टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, प्रैक्टिस की जो सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आप एनालिसिस कर सकें कि आप में के स्टडी में क्या कमियां रही है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो शुरू करते हैं ये आज का मैथ्स के ये क्वेश्चंस। और ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये 41-40 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। और स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, अब ये है 41 क्वेश्चन, और इससे पहले कि ये जो सारे क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? अब ये सेंटीमीटर है, मीटर मीटर ये इसमें दिया हुआ है। तो जो 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना पूछा है कि 1 मिलीमीटर कितना बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर हमें मिल गया, हमारा ऑप्शन फर्स्ट आ गया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन 41। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 42। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन जो सही है, जो करेक्ट है, वो हमें ढूंढना है। 3 गलत है, इसमें से एक सही वाले को चूज करना है। एक एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, भाज्य और अभाज्य। एक न तो भाज्य और न ही भाज्य है, एक अभाज्य संख्या है। यदि आपको भाज्य अभाज्य संख्याओं का सही ज्ञान है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 है। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या। और जो भाज्य संख्या जो होती है वो सबसे छोटी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 4 से होती है। और जबकि जो एक है वो ना तो भाज्य होती है ना ही वो अभाज्य होती है। तो जो थर्ड है कि 1 इज नेदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, ये सही आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। अब जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। इसको सॉल्व करना है और ध्यान से पढ़ना है इस सवाल को। इसमें कहा गया है कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था और वह सबसे बड़ी जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो अब यहाँ ये क्षेत्रफल दिए गए हैं, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो सबसे ज्यादा तो इसका आ रहा है 43 में, ये आंसर सही होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, तो इसका जो आंसर है वो सबसे करेक्ट है, 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब 44th क्वेश्चन है, ए इज ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक सदैव समबहुभुज कौन होता है? समबहुभुज, सारी भुजाएं समान है, वो कौन होता है? वर्ग है, पंचभुज है, वृत्त है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समबहुभुज तो कौन होता है? वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, जिस रेगुलर पॉलीगॉन होता है हमेशा। 44 का सही आंसर हो गया
ऑप्शन फर्स्ट। अब आ जाते हैं 45th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्सल भेजा जा रहा है, उसकी दरें दी गई है। पार्सल का भार कितना है? 50 ग्राम और उससे कम। रुपए 15 रुपए पार्सल का भार, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए। अच्छा, 50 ग्राम का यदि कोई पार्सल है या उससे कम का जो पार्सल है तो उसके लिए तो 15 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा अतिरिक्त 50 ग्राम और है तो 7 रुपए लगेंगे। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है। ठीक है, और जो दिल्ली में रहती है। पार्सल का भार कितना दिया गया है? 350 ग्राम है, यानी 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। अब ये आपको राशि दी गई कि 50 ग्राम का है तो 15 रुपए है, और उसके ऊपर 50 ग्राम है तो 7-7 रुपए के हिसाब से लगेगा। अब मीना जो चारू को भेजना चाहती है उसके पास में 350 ग्राम का भार है, तो कितने रुपए उसको देने होंगे? तो वो राशि हमें चूज करनी है। तो 50 ग्राम के लिए तो कितना हो गया? ये हो गया 15 रुपए। ठीक है, और उसके बाद कितना बचा? 300। ठीक है, तो अब 300 ग्राम के लिए कितना बताया गया है कि हर 50 ग्राम के लिए 7 रुपए। तो इसमें 50 ग्राम कितनी बार आ जाएंगे? 6 बार आ जाएंगे। 50-50 करके 300 में कितनी बार आएंगे? 6 बार आएंगे। और कितना लगना है 50 ग्राम पे? नेक्स्ट 50 पे 7 रुपए। तो ये हो गए 42। ठीक है, अब ये टोटल इसका कितना रुपए लगा? 15 रुपीज। ये 42, ये टोटल कितना होगा? ये हो गया 57 रुपीज। तो सही राशि का चयन 57 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अब ये है थियोरेटिकल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अर्ली नंबर कंसेप्ट फॉर्मेशन? तो इसको अब इसमें क्या बताना है कि आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित एक एक की संगति है, पदानुक्रमिक समावेशन है, मूलभूत संख्या है। आरंभिक संख्या की जो अवधारणा होती है उससे उसके बनने से रिलेटेड क्या चीज है? ठीक है, शुरुआत की जो नंबर्स है उसका कॉन्सेप्ट बनाना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें रिलेटेड है, कौन सा सही ऑप्शन है? तो वन ऑफ वन कोरस्पॉन्डेंस है, हायरार्किकल इंक्लूजन है, बेसिक ऑपरेशंस है। अगर आपको हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, उससे आप क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मूलभूत संक्रियाएं तो आरंभिक अवस्था में नहीं आएगी, ये तो बात की चीजें हैं। मूलभूत संक्रियाएं सबसे पहले तो हम एक जो नंबर्स हैं उनको सीखते हैं, एक दूसरे से रिलेशन सीखते हैं, हायरार्किकल जो इंक्लूजन है उनका वो चीजें सीखते हैं। तो यहाँ ये वाली अवधारणा बनाने के लिए ये ए और बी ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 46 के अंदर? ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए और बी। अब है नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है 47th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गणित के कई तरीके हैं लेकिन एक जो तरीका है वो सही नहीं है। वो कौन सा तरीका है वो हमें यहाँ बताना है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई करता है। इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को इस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान होते हैं। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके होते हैं। हम जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके कोई प्रॉब्लम है उसके कई कई तरीकों को हम देखते हैं कि इस तरीके से हो सकता है, जो इजी वे होता है फिर उसको हम अपना लेते हैं। ठीक है, अब यदि ये जो तरीका विभिन्न प्रकार के तरीकों को बता करके बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो उसके लिए क्या चीज सही नहीं है वो हमें बतानी है। तो हम फोर्थ ऑप्शन से देखते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके होते हैं। बिल्कुल ये सही है। ये स्कूली गणित को एक ही उत्तर देने की जो परंपरा है उससे मुक्त करता है। स्कूल में कई जगह क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है उसका यही सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, या वहां उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, एक रिजिडिटी आ जाती है।
तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक ही सही उत्तर होने की जो परंपरा है उससे मुक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या कि एक क्वेश्चन को या एक प्रॉब्लम को अलग-अलग तरीकों से सॉल्व करना सिखाना। तो थर्ड भी सही है। अब इस तरह के जो विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं, विकल्प यानी कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के सामने कोई क्वेश्चन है तो उसके हल करने के जो विकल्प होते हैं, इससे बच्चों में क्या होता है कि अन्वेषण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और उपयोग करने के अवसर भी मिलते हैं, जो उन्हें स्वाभाविक लगता है, जो आसान लगता है उन चीज़ों को वो ढूँढ सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी सही है। अब ये पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे की लर्निंग में बाधा डालता है क्योंकि भ्रम की अगुवाई करता है। अब इसमें भ्रम कौन-सा है? हम अलग-अलग तरीकों से किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जो बेस्ट तरीका है उसको हमने अपना लिया, तो इसमें भ्रम की तो कहीं कोई बात नहीं है। अधिगम में भी कहाँ बाधा डाली जा रही है? बिल्कुल नहीं डाली जा रही है, जबकि बच्चा यहाँ क्या सीख रहा है? अन्वेषण करना सीख रहा है, नया ज्ञान का सृजन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, लेकिन हमें जो सही नहीं है, गलत है उसी को चूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? हमें वो संख्या ढूंढनी है जो अधिकतम बार आई है। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए 3, 1, 5, 6। तो सबसे पहले हम 3 को ही देखते हैं। 3 कितनी बार आया? 1, 2, 3 बार आया है, ठीक है। 1 कितनी बार आया? 1 बार आया। 5 कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं। और 6 कितनी बार आया? 2 बार आया। और हमें पूछा है अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, तो अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? 3 प्राप्त हुई है। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? अब है 49th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कक्षा 3 का एक विद्यार्थी है, उसने एक गुणा किया है 26 इंटू 5 को और इस तरह से हल किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? अब ये जो उसने गुणा किए ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो अब ये इसकी जो गलती है उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए पुनर्समूहीकरण की जो अवधारणा है यानी रीग्रुपिंग का जो कंसेप्ट है वो बच्चे को वापस से पढ़ाना है या पहाड़े सिखाने हैं या एक अंक की एक अंक से गुणा सिखानी है या एक की संगति यानी 1 to 1 करस्पॉन्डिंग सिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को समझाना है, ठीक है। बच्चे को रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा सिखानी होगी अगर बच्चा ऐसी गलती कर रहा है तो। 49 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब है क्वेश्चन 50। द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5 माइनस 35 फिर डिवाइड 5 माइनस 3 इंटू 18.5 है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बोर्ड मास का, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो सिर्फ यहाँ ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं, ऑफ है नहीं, तो फिर डिवाइड कहाँ है? यहाँ सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस नंबर को एज इट इज लिख लेंगे 25.3 इंटू 5 और -7 फिर -3 इंटू 18.5। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इनको इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर आ जाएगा 126.5 माइनस 7 माइनस ये आ जाएगा 55.5, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करके फिर 7 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ 126 से 55.5 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 71। अब 7 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 64। तो सही आंसर हमें 50 का मिल चुका है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये थे 10 क्वेश्चन सी टेट 2024 के, और इसके अंदर हमने ये जनवरी का पेपर सॉल्व किया है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर लास्ट जो 10 क्वेश्चन है मैथ्स के सॉल्व किए जाएंगे, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे
और ये प्रैक्टिस हो रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। यदि आपके लिए उपयोगी है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें और इन वीडियोज़ को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोज़। थैंक यू।